किस पाप के कारण कलयुग की औलाद मां बाप की आज्ञाकारी नहीं निकलती? कहते हैं, मां एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। मां केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि वह आधार है जो हमें इस दुनिया में आने का अवसर देती है। परंतु आज के समय में जब लोग आधुनिकता और व्यस्त जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो वे अपने रिश्तों और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। यह कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपने जीवन की हर कठिनाई को सहन करके अपने बेटे को बड़े सपने देखने का हौसला दिया। लेकिन वही बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तो उसी मां को अपने जीवन का बोझ समझने लगा। यह कहानी न केवल रिश्तों की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब आत्मसम्मान की बात आती है, तो एक मां भी अपने दर्द और आंसुओं को पीछे छोड़कर खड़ी हो सकती है। मित्रों, एक सुंदर गांव में शारदा नाम की महिला रहती थी। उम्र के उस पड़ाव में उसका शरीर कमजोर हो चुका था। हल्की फुल्की खांसी और थकावट ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। शारदा अपने बेटे विनय और बहू संगीता के साथ शहर के एक बड़े मकान में रहती थी। विनय एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसकी पत्नी संगीता अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग में व्यस्त रहती थी। शारदा ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी। उन्होंने अपने बेटे को पालने और उसकी शिक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना किया था। लेकिन आज वही बेटा और उसकी पत्नी उनके प्रति संवेदनहीन हो चुके थे। सुबह का समय था। विनय तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। जाते जाते उसने अपनी मां शारदा को आवाज दी, मां, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आज रात खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार रखना। शारदा, जो पहले से ही थकी हुई थी, मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, कितने लोगों का खाना बनाना है? लेकिन विनय ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय उनकी खांसी पर चिल्लाते हुए कहा, पहले तो आप ये खांसी बंद कीजिए। पूरे घर में घूम घूम कर खांसती रहती हो। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए? अच्छा लगता है क्या? विनय की आवाज में गुस्सा था। तभी उसकी पत्नी संगीता, जो पास में खड़ी थी, मौका देखकर कटाक्ष करने लगी। यही तो मैं इनसे रोज कहती हूं। घर में बच्चे भी हैं और मांझी को इतना भी नहीं पता कि खांसी करते वक्त मुंह ढक लेना चाहिए। दिन भर तो बिस्तर पर लेटी रहती हैं और खांसी का बहाना बनाती रहती हैं। शारदा ने विनम्रता से कहा, बेटा, कितनी बार तुझसे कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चल या कुछ पैसे दे दे ताकि मैं दवाई ले लूं। ये खांसी अब काफी बढ़ गई है। विनय झुंझलाकर बोला, ठीक है मां, आज संगीता आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई भी दिला देगी। लेकिन यह सुनते ही संगीता विरोध में बोल पड़ी, अरे, कुछ नहीं हुआ है मां जी को। ये खांसी तो बस इनके खाने पीने की वजह से हो गई है। दिन भर कुछ खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं। अगर इन्हें अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करें तो सब ठीक हो जाएगा। विनय ने अपनी पत्नी की बात से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम सही कह रही हो। मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए रात का खाना तुम ही बना देना। मेरे 5 दोस्त आ रहे हैं, उन्हें बढ़िया सा खाना चाहिए। इस पर संगीता तुरंत बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। विनय गुस्से में बोला, एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात का खाना बना लो। इतना कहकर विनय ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद संगीता का गुस्सा बढ़ गया। उसने शारदा पर भड़कते हुए कहा, आप तो जानबूझकर खांसी का बहाना बनाती हैं ताकि कोई काम न करना पड़े। दिन भर तो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और अब रात के खाने का भार भी मुझ पर डाल दिया गया है। संगीता की अपमानजनक बातों ने शारदा को अंदर तक तोड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। यहां हमें समझना चाहिए कि माता पिता ने अपना पूरा जीवन हमें बनाने में लगा दिया। उनके प्रति संवेदनशील होना और उनका सम्मान करना हर औलाद का कर्तव्य है। जैसे एक पेड़ अपने फलों से दूसरों का भला करता है, वैसे ही माता पिता भी हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना ही सच्ची शिक्षा का प्रमाण है। शाम का समय था। विनय के ऑफिस के दोस्त घर पर आए हुए थे। संगीता ने बेमन से जैसे तैसे खाना बनाया। खाना अच्छा बना या नहीं, यह बात उसे ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसे सिर्फ अपना गुस्सा अपनी सांस पर निकालना था।
जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो रसोई में झूठे बर्तनों का बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। यह दृश्य शारदा के लिए कोई नया नहीं था। वह रोज ऐसा ही कुछ देखती थीं। अगली सुबह शारदा हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करके घर लौटीं। उन्होंने देखा कि विनय और संगीता तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। संगीता ने शारदा को देखते ही आदेश भरे स्वर में कहा, मां, ये थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, इन्हें साफ कर देना। और हां, रात का खाना भी बना लेना, हम लोग देर से आएंगे। विनय ने भी संगीता की बात पर हामी भरते हुए कहा, हां मां, जो यह कह रही है वह कर देना। आज रविवार है, हमें बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है। शारदा ने सिर हिलाया और चुपचाप रसोई की ओर चली गईं। उन्होंने देखा कि रसोई में झूठे बर्तनों का ढेर ऐसे पड़ा था जैसे उनका मजाक उड़ा रहा हो। बिना किसी शिकायत के उन्होंने धीरे धीरे बर्तन साफ किए। उनकी खांसी अब और बढ़ गई थी। सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन विनय और संगीता को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिन बाद शारदा की हालत और बिगड़ने लगी। लगातार खांसी और कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया था। आखिरकार एक दिन विनय उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि शारदा को टीबी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। ये सुनकर शारदा के दिल में और दर्द हुआ। उन्हें एहसास था कि यह लंबी बीमारी उनके बेटे और बहू के लिए एक नया बहाना बन जाएगी। शुरू में विनय ने उनकी दवाइयों का ध्यान रखा, लेकिन जैसे ही दवाइयों का खर्च बढ़ने लगा, वह धीरे धीरे जिम्मेदारी से पीछे हटने लगा। दवाइयों की कमी के कारण शारदा की हालत और खराब हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वह अपने ही घर में बोझ बन गई हैं। सालों पुरानी उम्मीदें टूट गईं। 5 साल पहले जब विनय ने संगीता से शादी की थी तो शारदा कितनी खुश थीं। उन्हें लगा था कि बहू के आने से घर में खुशहाली आएगी, लेकिन संगीता ने आते ही घर का पूरा माहौल बदल कर रख दिया। उसने विनय को अपने बस में कर लिया और धीरे धीरे शारदा की अहमियत खत्म कर दी। संगीता ने घर के खर्च और फैसले अपने हाथ में ले लिए, यहां तक कि काम वाली बाई को भी हटा दिया, ये कहते हुए कि जब घर में फालतू शारदा बैठी हैं तो किसी बाई को पैसे क्यों देना। शारदा, जो पहले पूरे घर का झाड़ू पोंछा और बर्तन कर लेती थीं, अब अपने ही घर में पराई हो गई थीं। अब शारदा सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई थी। विनय अपनी मां की कदर कभी नहीं करता था और संगीता ने अपनी चालाकी से उसे और भी कठोर बना दिया था। रात को जब विनय और संगीता बाहर से लौटे तो उन्होंने खाना खाया। सब्जी का स्वाद थोड़ा फीका था और विनय गुस्से से चिल्ला उठा, यह क्या बना दिया है मां? सब्जी में मसाला भी ठीक से नहीं डाला। आपको खाना बनाना भी नहीं आता? इससे अच्छा तो बाहर का खाना खा लेते। मित्रों, शारदा चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने ही बेटे के ऐसे शब्द सुनकर उनका दिल टूट गया। अपने कमरे में बैठकर शारदा अपने पुराने दिनों को याद करने लगीं। एक समय था जब उन्होंने विनय को इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे पाला पोसा, अपने सारे सपनों और इच्छाओं को त्याग दिया ताकि बेटे का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था। वो सोचने लगीं, क्या मेरी जिंदगी की यही सच्चाई है? क्या मैं सिर्फ इस दिन के लिए ही जी रही हूं? लेकिन क्या कर सकते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। शारदा अपने माता पिता की 5 बेटियों में सबसे बड़ी थी। उनके दादा दादी हमेशा बेटे की चाह रखते थे। जब भी शारदा या उनकी बहनों का जन्म हुआ, घर में मातम सा माहौल बन जाता था। उनकी दादी तो यहां तक कहती थीं, ये लड़कियां तो सिर्फ घर का बोझ हैं, जल्दी से जल्दी इनका ब्याह कर दो ताकि घर का भार हल्का हो। शारदा का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उनके माता पिता ने जल्दी जल्दी उनके लिए एक रिश्ता खोजा और उनकी शादी कर दी। शारदा की शादी विनोद नाम के युवक से हुई थी। जब शारदा पहली बार अपनी ससुराल आईं, तो उन्होंने देखा कि घर और दुकान पर पूरी तरह उनके जेठ और जेठानी का राज था। उनका पति विनोद एक सीधे साधे इंसान थे, जो किसी भी मामले में ज्यादा दखल नहीं देते थे। सारा दिन शारदा घर के कामों में जुटी रहती थीं। सुबह उठकर झाड़ू पोंछा करना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना
उनका पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता था, लेकिन घर के जेठ जेठानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी दुकान से कमाई होती थी, वे उसे अपने शौक पूरे करने में उड़ा देते थे। शारदा के लिए उनके ससुर ही एकमात्र सहारा थे। वे हमेशा शारदा की मेहनत और संघर्ष की सराहना करते और उनका हौसला बढ़ाते थे। कुछ समय बाद शारदा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम विनय रखा। बेटे के जन्म से उनके जीवन में थोड़ी खुशियां जरूर आईं, लेकिन उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। शारदा के ससुर को शराब पीने की आदत थी। डॉक्टर ने उन्हें बार बार छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। ससुर के निधन के बाद शारदा की जिंदगी और भी कठिन हो गई। कुछ ही महीनों में उनके पति विनोद भी बीमार पड़ गए और अचानक उनका देहांत हो गया। अब शारदा अकेली रह गई थीं। विनय को पालने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। आर्थिक तंगी ने शारदा को घेर लिया था। उन्होंने सोचा कि दुकान से जो भी कमाई होती है, उसमें से उन्हें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि वो अपने बेटे का पालन पोषण कर सकें। लेकिन जब उन्होंने अपने जेठ जेठानी से यह बात कही, तो गुस्से में आकर उन्होंने शारदा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब शारदा के पास न रहने की जगह थी, न कमाई का कोई जरिया। पढ़ाई अधूरी होने के कारण उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने बेटे के भविष्य के लिए शारदा ने घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें चपरासी की नौकरी दे दी। यह नौकरी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। नौकरी के साथ उन्हें स्कूल में ही एक छोटा सा कमरा रहने के लिए मिल गया। प्रिंसिपल ने उनके बेटे विनय को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ करवा दी। अब शारदा के जीवन में थोड़ी स्थिरता आई थी। दिन भर स्कूल में मेहनत करने के बाद वो अपने बेटे की पढ़ाई में मदद करती थीं। उनका सपना था कि विनय पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उनके संघर्षों का सम्मान करे। शारदा ने अपने बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। कभी कभी उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई। विनय ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी शारदा ने उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। कहते हैं, एक मां का प्रेम और त्याग दुनिया में सबसे महान होता है। शारदा ने अपने बेटे विनय को संघर्ष और त्याग से बड़ा किया था, लेकिन विनय पर अपने पिता की छवि हावी थी। वो अक्सर गुस्से में रहता था और बात बात पर गाली गलौज करता था। शारदा जानती थीं कि यह उसका स्वभाव है, लेकिन उन्हें दुख होता था कि वो उनकी बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। समय बीता और विनय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ महीनों में उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वो अच्छी तनख्वाह कमाने लगा था। इसी दौरान उसने अपनी पसंद की लड़की संगीता से शादी कर ली। शादी के बाद विनय ने एक बड़ा घर खरीदा और अपनी मां को भी अपने साथ रखने के लिए बुला लिया। शारदा अब उसी घर में रहने लगी थी, लेकिन विनय कभी उनके हालचाल नहीं पूछता था। वो ढंग से बात भी नहीं करता था। हाँ, 2 वक्त का खाना जरूर मिल जाता था, लेकिन प्यार और सम्मान की कोई भावना नहीं थी। जब संगीता इस घर में आई तो शारदा की स्थिति और भी खराब हो गई। वो बहू के कहने पर हर काम करती थीं, लेकिन संगीता का व्यवहार हमेशा कठोर और अपमानजनक रहता था। शारदा सोचती थीं, मैं और कहां जा सकती हूं, मेरा कोई अपना नहीं बचा। अब उनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी। शारदा जितना हो सकता था घर का कामकाज करती थीं, लेकिन जब कमजोरी ज्यादा बढ़ जाती तो वे बिस्तर पर लेट जाती थीं। ये बात संगीता को बहुत अखरती थी। वह हमेशा ताने मारती, मां जी सिर्फ खर्चा बढ़ा रही हैं। जितने में इनकी दवाइयों का खर्च होता है, उतने में तो मैं एक काम वाली बाई भी रख सकती हूं। एक रात जब विनय और संगीता खाना खाकर अपने कमरे में गए, तो संगीता ने अपनी असली मंशा जाहिर कर दी। सुनो, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर के कॉलेज में हुआ है। अब वह हमारे साथ रहेगी, लेकिन इस घर में इतने लोग नहीं रह सकते। तुम अपनी मां को वृद्धाश्रम भेज दो। वह बस सारा दिन खाती रहती है और बीमारी फैलाने का भी खतरा है। विनय ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, संगीता,
मां को वृद्धाश्रम कैसे भेज सकते हैं? आखिर उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन संगीता अपनी बात पर अड़ी रही। विनय, अब इमोशनल होने का समय नहीं है। प्रैक्टिकल सोचो। मां आए दिन बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयों का खर्च बहुत है, और फिर घर का कोई काम भी नहीं करती। जितनी जिम्मेदारियां थीं, हमने निभा दी। अब हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। फिर उसने और भी चालाकी से कहा, अगर मैंने अपनी बहन को यहां नहीं रखा तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? तुम्हारी मां तो वैसे भी बिना मतलब एक कमरा घेरे बैठी हैं। कल ही उनसे बात करो और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की तैयारी करो। विनय सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसकी मां ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं, लेकिन अब वह संगीता के दबाव के आगे बेबस था। रात में शारदा ने अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन लीं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल धड़कने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई हूं कि अब मुझे अपने ही घर से बेघर होना पड़ेगा? यह घर तो मैंने अपनी मेहनत और त्याग से बनाया है। यह मेरा घर है। बहू कैसे कह सकती है कि मैं इसे खाली कर दूं? वह कुर्सी पर बैठी रोती रहीं और खुद से बातें करने लगीं। मैंने कितनी तकलीफें सहन की हैं अपने बेटे को पालने के लिए। उसे इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अपने सपनों और इच्छाओं की बलि देकर मैंने सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहा है। क्या यही मेरी तपस्या और त्याग का फल है? रात के सन्नाटे में शारदा की आंखों से नींद गायब थी। वे बैठी बैठी सोचती रहीं। बार बार उनके मन में ख्याल आया, अगर मुझे घर से निकालना ही था तो क्या यह सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता था? मुझे वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत क्यों थी? फिर उन्होंने ठान लिया, अब मैं किसी के रहम पर नहीं जीऊंगी। अब मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए खुद खड़ा होना होगा। अगर मेरे बेटे और बहू को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। अगले दिन जब विनय और संगीता उठे तो देखा कि शारदा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। विनय ने सोचा, शायद मां सो रही होंगी। लेकिन जब 1 घंटा बीत गया और वे फिर भी बाहर नहीं आईं, तो दोनों ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि शारदा वहां नहीं थीं। उनकी अलमारी भी खाली थी। संगीता ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी मां कहीं चली गई होगी। चलो, अच्छा ही हुआ, अब घर में शांति रहेगी। वैसे भी हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने ही वाले थे। उन्होंने खुद ही घर खाली कर दिया। ये तो और भी अच्छा हुआ। विनय ने भी सहमति जताई। हां, मां ने खुद हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हमें किसी बात की टेंशन नहीं। शारदा के जाने के बाद संगीता ने अपनी बहन को घर बुला लिया। अब घर में उसकी बहन का रोब चलने लगा। विनय और संगीता अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने शारदा को पूरी तरह भुला दिया। शारदा अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर घर छोड़ चुकी थीं। वो सीधे अपने मायके के गांव पहुंच गईं। उनका पुराना घर कई सालों से बंद पड़ा था। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने घर की चाबी पड़ोस से ली और दरवाजा खोला। घर जर्जर हालत में था, लेकिन उसे देखकर उनके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने सोचा, यही मेरा घर है। यहीं से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। शारदा ने खेती शुरू की और अपनी मेहनत से बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। गांव के लोग उनकी मेहनत देखकर प्रभावित हुए और उनका सम्मान करने लगे। कुछ ही समय में शारदा का नाम पूरे क्षेत्र में गूंजने लगा। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एक दिन विनय ने अखबार खोला तो अपनी मां की तस्वीर और उनकी सफलता की कहानी देख हैरान रह गया। मां को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। विनय ने तुरंत अखबार संगीता को दिखाया और कहा, देखो, मां को कितना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। वह हमारी मां है। आखिरकार उनकी जायदाद पर हमारा ही हक है। संगीता ने हंसते हुए कहा, हां, सही कह रहे हो। चलो गांव चलते हैं। हमें तो बस ये देखना है कि मां की संपत्ति हमारे नाम कैसे होगी। विनय और संगीता उसी दिन गांव पहुंच गए। उन्होंने शारदा के घर के बारे में पूछा। लोगों ने बताया, वह किसी समारोह में गई हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी।
इसी बीच दोनों ने शारदा के खेत देखे। लहलहाती हरी भरी फसलें देखकर वे हैरान रह गए। संगीता ने कहा, इतने कम समय में मां ने यह सब कैसे कर लिया? विनय चुपचाप खड़ा सोचने लगा कि उसने अपनी मां को कितनी गलत नजरों से देखा था। विनय और संगीता खेतों में हरी भरी फसलें देखकर सोच में डूबे थे। तभी उनके कानों में तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि उनकी मां शारदा स्कूटी चलाकर घर लौट रही थीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गरिमा साफ झलक रही थी। बिना किसी सहारे, आत्मनिर्भर और सशक्त। विनय और संगीता के लिए यह दृश्य किसी झटके से कम नहीं था। वही मां जो कभी उनकी दवाइयों के लिए गिड़गिड़ाती थी, आज एक सम्मानित और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थीं। शारदा ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उनके दिल में ममता की एक लहर उठी। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने मन को संभाल लिया। वह जानती थीं कि अब यह ममता उन्हें कमजोर बना सकती है। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, यहां क्या करने आए हो तुम लोग? विनय झिझकते हुए बोला, मां, हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। आप इन अनजान लोगों के साथ क्यों रह रही हैं? आपका घर तो आपका ही है, लेकिन आपकी जगह हमारे साथ है। संगीता ने भी अपनी आवाज में मिठास लाते हुए कहा, हां मां जी, अब आपकी बहू और बेटा यहां हैं। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हम सब संभाल लेंगे। अच्छी तरह जानती थीं। उन्होंने उनकी बातों में छिपे लालच को भांप लिया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? जो अपनी सगी मां को घर से निकाल सकते हैं, वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे? मैंने इस जीवन की सच्चाई तुमसे ही सीखी है। दुनिया में अपनों का मुखौटा पहनने वाले लोग ही सबसे ज्यादा पराये होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिन लोगों को तुमने पराया कर दिया, वही लोग अब मेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरे दर्द को समझा। अब तो मुझे सम्मान भरी जिंदगी मिल रही है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लौटूंगी। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी तुम्हें मेरी संपत्ति में 1 रुपए का भी अधिकार नहीं मिलेगा। शारदा की बात सुनकर विनय और संगीता की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी मां अब पहले जैसी नहीं है। वह अब आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी थीं। शारदा ने अपने नौकर राजू को बुलाते हुए कहा, राजू, मेहमान आए हैं। इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। फिर विनय और संगीता की ओर मुड़कर बोलीं, मुझे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। मैं 2 घंटे में लौटूंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से कर देना। इतना कहकर उन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और घर से निकल गईं। विनय और संगीता वहीं खड़े अपनी मां को जाते हुए देखते रह गए। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। माता पिता के त्याग और संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो बच्चे अपने मां बाप का अपमान करते हैं, वे कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। हमें हर हाल में खुद को मजबूत बनाना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद ही हमारी असली संपत्ति है। शारदा की कहानी उन सभी माताओं के लिए प्रेरणा है जो अपने बच्चों के लिए त्याग करती हैं। यह हर बेटे और बहू के लिए एक सबक है कि माता पिता की अहमियत को समय रहते पहचान लें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको आपकी मां की कसम और कमेंट में जय मां जरूर लिखना।